हाय व्यूअर्स। आज मैं 3 वीडियो बनाऊंगी लगातार, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैडम आप तीनों सीरीज़ एक साथ बनाइए, जैसे कि अगर हम लोग बैठे देखने के लिए तो हमें पूरा वो विषय पूरा खुल जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ समकालीन हिंदी नाटक, प्रवृत्तियाँ और उसका वर्गीकरण। इस तरह से तीनों वीडियो बनेगी। पहली समकालीन हिंदी नाटक क्या है, इसकी पूरी प्रवृत्तियाँ और उसका वर्गीकरण। फिर मैं आधे अधूरे पर चर्चा करूँगी। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य, उस पर चर्चा करूँगी, उसके कथ्य पर, उसके तत्वों पर। उसके बाद तीसरी वीडियो में आज ही मैं बात करूंगी उसके एक और द्रोणाचार्य के शिल्पगत विशेषताओं पर। तो व्यूअर्स, आज मैंने ब्लैक बोर्ड पर इसके बारे में लिखा है 1977 में शंकर शेष के नाटक के बारे में, परंतु आज मैं भी पहले समकालीन नाटकों पर चर्चा करती हूँ, क्योंकि आपको उसका बेसिक फंडा समझना होगा कि समकालीन नाटक वास्तव में समकालीन नाटक क्या हैं, हिंदी नाटक क्या है। तो समकालीन हिंदी नाटक स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटक का नयापन और विकास देखने को मिलने लगा था। स्वतंत्रता के बाद ही उसका कथ्य, शिल्प, संगीत, वेशभूषा, अभिनय और ये कहिए कि रंगमंच का पुनरुद्धार हो गया था। और ये पुनरुद्धार युगीन परिवेश की विशेषताएं उसमें आनी थी, तो वो प्रतीकात्मक हो गया था। जैसे पुराण को प्रतीक के रूप में लेना, जैसे शंकर शेष के नाटक में। तो और इस नाटकों में नयापन, विकास तो की प्रवृत्तियां तो थी, परंतु और प्रमुख प्रवृत्तियां थी कि इनका उद्देश्य बदल गया था। इनका उद्देश्य सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ नैतिक चेतना भी जगाना था। इसका समकालीन नाटकों का उद्देश्य, ऐसा किसने कहा है? ऐसा डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि यदि आप ये समकालीन नाटक या नवीन नाटक या स्वतंत्रता के बाद के नाटक अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको एक बात प्रमुख आएगी कि सांस्कृतिक चेतना इसका उद्देश्य पहले होता था, आज भी होता है, पर साथ साथ में नैतिक चेतना का भी इसमें पुट आने लगा, दिखाई देने लगा। ये समस्या नाटक बनाए जाने लगे। ये समस्या नाटक की बालक की समस्या क्या है, समाज की समस्या क्या है। पहले मनोरंजन के लिए नाटक खेले जाते थे, देवी देवताओं के बारे में नाटक खेले जाते थे, और परंतु अब मनोरंजन के साथ साथ जब से थिएटर आया और जब से आधुनिक थिएटर आया तो उसमें समाज की समस्याओं को भी दिखाया जाना लगा। ये समकालीन नाटकों की प्रवृत्तियां हैं, की प्रमुख विशेषताएं हैं। और इसमें व्यक्तिगत मनोविश्लेषण तक सामाजिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां हमारे समाज में थी, वो समाज में परिस्थितियों के बारे में भी नाटक लिखने लगे। ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए, परंतु वो प्रतीकात्मक नाटक थे। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए नाटक लिखे गए, आदर्शवादी स्वतंत्रतावादी नाटक लिखे गए, यथार्थवादी नाटकों को अधिक पसंद किया जाने लगा, और प्रतीकात्मक नाटकों को, जो समाज में विसंगतियां हो रही हैं, परिवार के लोग टूट रहे हैं, विघटन हो रहा है, परिवार के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, उस पर नाटक आने लगे। जब एक स्वस्थ समाज होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति का भी जन्म होता है और स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यदि मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो उसके लिए विसंगतियां और विघटन परिवार में नहीं होना चाहिए। समकालीन नाटकों में चेतना प्रधान नाटक, जन चेतना प्रधान नाटक भी थे और प्रतीकों का प्रयोग किया गया।
आज जैसे जैसे आधुनिक युग आ रहा है, महानगरी बोध हो रहा है, संतरास व्यक्तियों में है, घुटन है, अपनी बात न कह पाने की का दर्द है और छटपटाहट है, तो और मूल्यहीनता इसीलिए बढ़ती है। तो मैं आज बात करूंगी आधे अधूरे नाटक के बारे में कि अधूरे मोहन राकेश के नाटक को। आपको मालूम ही है कि ये नाटक बहुत अधिक खेला गया और मैंने इसे थिएटर में भी देखा जाकर। जब मैंने इसे देखा तो मुझे बहुत 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 पसंद आया, क्योंकि वो एक कक्ष में ही लाइट व्यवस्था से ही वो दृश्य बदल जा रहे थे। सावित्री है इसमें, महेंद्र है, महेंद्र एक लिजलिजा पुरुष है और उसका पौरुष का अधिकार तो चाहता है, परंतु वो पौरुष का कार्य नहीं करता है। अपनी पत्नी के साथ कर्तव्यमुख रहता है, मारपीट करता है, झगड़े करता है, जिससे उसके बच्चों को प्रभावित होते हैं। उसके बच्चे भी मूल्यहीनता सीख जाते हैं, घुटन सीख जाते हैं, उसका प्रभाव हो जाता है। और ये मध्य वर्ग परिवार का चित्रण था कि महेंद्र और सावित्री पति पत्नी हैं। और सावित्री जब ये देखती है कि वो चूँकि पढ़ी लिखी रहती है और पढ़े लिखे लोगों की समझ और सूझ थोड़ी कि अरे सब चलता है, मैं नहीं चल सकता है, तो सावित्री भी सोचती है कि कई पुरुषों को वो अपनाती है, भटकती है, कभी जुनेजा से मिलती है, कभी शिवजीत से मिलती है, कभी जगमोहन से मिलती है और उसको कोई भी पूरा नहीं लगता है और सारे लोग उसे आधे अधूरे ही लगते हैं। उसका अपना जीवन भी आधा अधूरा लगता है। और थिएटर में देखने पे ये दिखाई दिया कि किसी परिवार में पति पत्नी के बीच के तनाव से बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। सावित्री की बड़ी बेटी अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके घर आकर बैठ जाती है और वो उसकी मानसिकता अतृप्त रहती है। और अच्छा पाने की जो लालसा है आज के युग में, आधुनिक युग में, वो बहुत परिवार के लिए ख़तरनाक स्थिति है। इसी से और अच्छा पाने की कि मैं एक जीवन मिला है, इसे अच्छे से जी ले, इसे और अच्छे से जी ले, इसे और धन मुद्रा प्राप्त कर ले, इसमें और अधिक सेक्स कर ले, इसमें और अधिक खुशियाँ इकट्ठा कर ले, इसमें जो रहता है पास में वो भी निकल जाता है। और बड़ी लड़की का दाम्पत्य जीवन इसीलिए ख़राब होता है क्योंकि उसके माता पिता को उसने हमेशा लड़ते हुए देखा था, उनके माता पिता में हमेशा दुराव देखा था, इसलिए उसका परिवार, वो अपने परिवार को भी संयमित और संतुलित नहीं रख पाती है। इसका नाट्य शिल्प बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश व्यवस्था के साथ आप दृश्य बदल सकते हैं, एक ही स्थान पर ही घटित हो सकता है। और जयदेव तनेजा ने इस नाटक के बारे में लिखा है कि चरम, इसका आधे अधूरे का चरम जो है वो वास्तव में बहुत सच्चा है, यथार्थवादी है। तो इसका ध्वनि, प्रकाश, मनसज्जा, सूत्रधार एक ही व्यक्ति के द्वारा आसानी से किया जा सकता है, अर्थात ये मंचीय उपन्यास है। तो मैंने आपको आज समकालीन उपन्यासों के बारे में उसकी पूरी विशेषताएं, विघटन, संतरास, घुटन, भौतिकतावादी जीवन और विघटन, विसंगतियां, समस्याएं, चेतना, दो प्रकार की चेतना के बारे में बताया कि एक सांस्कृतिक चेतना और एक जनवादी चेतना, और मनोविश्लेषणवादी व्यवहार या विश्लेषण इन नाटकों में किया जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे आधे अधूरे लगा, इसलिए मैंने ये नाटक के बारे में आपसे परिचर्चा की। तो मुझे लगता है कि आज समकालीन हिंदी नाटक प्रवृत्तियाँ और वर्गीकरण पर आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसे नेट की तैयारी के लिए इसे बेसिक रूप में समझें, तो मुझे अधिक अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स, इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ संकरशेष पर। तो इसका तीनों वीडियो आज नेट सिलेबस पर आधारित है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।